नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 4 उपन्यास के दूसरे पेपर में। आज हम उपन्यास के दूसरे पेपर पर चर्चा करेंगे। उपन्यास के 100 प्रश्न हो चुके हैं, 300 प्रश्न कराने हैं, ये अगले 100 हैं। आज 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो अंतिम पेपर मैं करवाऊँगा, अन्यथा उसे मैं छोड़ दूँगा। ये आपके ऊपर है। साथियों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा हो चुका है। आधुनिक काल में भी भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। 100 प्रश्न कराए जा चुके हैं। एक बार आप अवश्य पढ़ें, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। और सबसे बेहतर हमारा रामबाण नोट्स है, जो अब तक के 24 वर्ष में आए हुए प्रश्नों का अद्भुत वन लाइनर रूप में संकलन है, जिसमें से आपको 80% प्रश्न सीधे मिलेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में ज़्यादातर पुराने प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। प्रेमचंद के सेवा सदन का उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। तो कल आपको एक ट्रिक बताई गई थी, बाजार हुस्न, गो से आफियत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। तो बाजार में हुस्न जिसका होगा वही सेवा करेगा, ऐसा कुछ शायद बताया गया था। गोस ए आफियत का जो शीर्षक है प्रेमाश्रम है। चौगाने हस्ती, हस्ती होगी तो रंग जमेगा, रंगभूमि। हम खुरमा व हम सबाब, हम खुरमा व हम सबाब, इसका जो हिंदी शीर्षक है प्रेमा या दो सखियों का विवाह है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप एक पेपर रखें, उसमें सीरियल डालें 1 से 100 तक। उसके बाद मेरे ऑप्शन बोलने से पहले आप अपना चाहे वीडियो रोकें या फिर चलने दें, लेकिन मेरे बोलने से पहले आप उसमें ऑप्शन लिख लें। सही हो तो टिक लगाएं, गलत हो तो उसको छोड़ दें या क्रॉस करें। बाद में 100 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके 90 प्लस होते हैं तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी। अगर 90 प्लस नहीं है तो कम से कम आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। 45 दिनों में लगभग अभी 2 दिन और हो गए, 3 दिन, 42 दिन शेष हैं। 42 दिन में अगर हम 4200 प्रश्नों से ज़्यादा कर लें तभी बेहतर माना जाएगा। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। भूले बिसरे चित्र ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है और इसके जवाब में रांगी राघव ने सीधा साधा रास्ता लिखा था और उसकी कथा भी इससे जोड़ी थी। पहले तो प्रयास यही रहता है कि गलतियां न हो, लेकिन अगर गलतियां होती हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच आप सूचित कीजिए। कमेंट में पहला मैसेज जो पिन होगा वो यही होगा। गलतियां सभी से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल शंकरत्यायन का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल शंकरत्यायन का नहीं है। सिंह सेनापति, जयोधेय, दिवोदास, व्यतीत। व्यतीत उपन्यास जैनेन्द्र का है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत, ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं और ये राहुल शंकरत्यायन का नहीं है। बाकी सभी राहुल शंकरत्यायन के हैं, ये तीनों। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। चौथा प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल। गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया के लेखक हैं और ये महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें उनकी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित यात्रा का वर्णन किया गया है।
5वां प्रश्न है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। बम्बई के मजदूर पहले मुंबई का जो नाम था वो बम्बई था, इसलिए ऐसा ही लिखा है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, सम्रांगढ़, अनित्य, अंतर्वंशी। तो आवा जो है मुंबई के मजदूर संगठनों पर आधारित है। आवा के जो लेखक हैं वो चित्रा मुदगल जी हैं। ए विकल्प यहाँ पे सही है। कैसी लग रही है साथियों प्रैक्टिस, बिल्कुल बताएं। और अगर आपने कभी भी एक भी बार पेपर दिया होगा तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 5 प्रश्न तक पूछा जाता है और बिल्कुल ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको इन्हीं में से वो प्रश्न मिलेंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी साहित्य संबंधित शंका का समाधान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रों मरजानी को माना जाता है, जो कि कृष्णा सोबती की रचना है। वहीं चाक मैत्रेयी पुष्पा की। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगौली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। आधा गांव में गंगौली गांव है और आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। गंगौली गांव का चित्रण है। मेरीगंज का वर्णन किसमें किया गया है? शायद महिला आंचल में किया गया है। बेलारी और सेमरी गांव का तो गोदान में किया गया है। शिवपालगंज का भी किसी में किया गया है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। आगे चलते हैं। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार हैं रणेंद्र, गुनाह बेगुनाह मैत्रेयी पुष्पा, जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा, मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ। ये नाम ऐसा है, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत पूछा जाता है। मुन्नी मोबाइल, गुनाह बेगुनाह इसका सही विकल्प है, जो कि मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। यह महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। 9वां प्रश्न है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुँची थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास से हैं? महिला आंचल, काल कथा, पीढ़ियाँ इन्हीं हथियारों से। तो ये पंक्तियाँ महिला आंचल से हैं। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन, दरवाजा, निर्वासन। लाल पसीना अप्रवासी जीवन से है और ये अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है, जिन्हें मॉरीशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास नागार्जुन द्वारा रचित बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। वरुण के बेटे वो उपन्यास है जिसमें नागार्जुन ने मछुआरों के जीवन का वर्णन किया है। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है। लीजिए आ गया, जो ध्यान नहीं आ रहा था।
राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है शिवपालगंज। इतना फेमस मतलब सिलेबस में नहीं है, फेमस तो है, पूछा खूब जाता है। बिलारी हमारे उसमें है गोदान में। 13वां प्रश्न है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया है। देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी, नदी। तो देवरानी जेठानी कहानी में है, पंडित गौरी दत्त ने बनिया समाज का चित्रण किया है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद का उपन्यास है। 14वां प्रश्न है कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण, कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। जिंदगीनामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण सूरजमुखी के अंधेरे में किया गया है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में किया गया है कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण, जो कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। 15वां प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो मैला आंचल जिन्होंने पढ़ा होगा तो बिल्कुल जान गए होंगे कि मैला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद रहते हैं। 16वां प्रश्न है बाल, वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। बाल, वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण शेखर एक जीवनी में हुआ है, जो कि अज्ञेय का उपन्यास है। 17वां प्रश्न है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने उपन्यास पद नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। उग्र का चंद हसीनो खतूत है, दिल्ली का कलंक बुधवा की बेटी है, दिल्ली का दलाल है, लेकिन दिल्ली का कलंक नहीं है, ये ऋषभ चरण जैन जी का है। उन्नीसवां प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। 7 नदियाँ एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास में किया गया है। ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है। जो बार बार आ रहे हैं या जिनके उपन्यास बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके उपन्यासों को आपको सीरियल से लिख के याद रखना है। 20वां प्रश्न है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। बसंती, कुंतो, मैयादास की माड़ी, समय, सरगम। मैयादास की माड़ी जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है, इसमें सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किया गया है। इक्कीसवां प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से कल शायद बताया था पूर्वी पाकिस्तान का मतलब बांग्लादेश है, विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सब जुलूस में है।
सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल, सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल। आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? परीक्षा गुरु। नूतन ब्रह्मचारी नहीं है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास। मुरारी और नरगिस, मुरारी और नरगिस पर आधारित उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। 25वां प्रश्न है, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरशेष है, कटरा बी आरजू। तो समरशेष है, ये दिनकर का उपन्यास है, बाकी सभी इन्हीं के हैं, राही मासूम रजा के। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये इस उपन्यास के में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है, बाकी सभी चीज़ें हैं। 26 का बी सही है। 27वां प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? काफ़ी लंबा कथन है, जल्दी पूछा नहीं जाएगा। यदि पूछा भी जाएगा तो काट छांट के पूछा जाएगा। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान में किस पात्र के द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। सही विकल्प है मालती, डी विकल्प सही है। 28वां प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था दौलत राम आजाद। परीक्षा हो जाए तो इन सभी को एक बार अवश्य पढ़ें। अभी परीक्षा तक न पढ़ें, अब इतना समय नहीं बचा है। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त। ये वही है, अभी कई बार आ चुका है। तलाकशुदा माता पिता की संतान पर की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। सी विकल्प सही है, आपका बंटी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। तो ये सभी
हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोड़कर। ये भगवती चरण वर्मा का है, जिसके जवाब में सीधा साधा रास्ता रांगे राघवजोई द्वारा लिखा गया। बाकी ये तीनों ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 32वां प्रश्न है, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तीसरी बार ये प्रश्न आया है कल से। इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं, घुमा घुमा के ऐसे ही पूछा जाता है। अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया गया है। अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो वो जुगलबंदी में किया गया है। किसने किया है? गिरिराज किशोर ने किया है, उन्हीं का है ये उपन्यास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना गया है? हृदय हारिणी, श्यामा स्वप्न, झांसी की रानी, चंद हसीनों के खतूत। हृदय हारिणी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, जिसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। आप ऐसे याद रखें कि हमारा इतिहास हृदय को हरने वाला है, तो हमारा इतिहास ऐतिहासिक उपन्यास और हृदय को हरने वाला है हृदय हारिणी। रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, गवि झाम्र टूम जो कल ट्रिक बताई गई थी उसमें जो झा है झांसी की रानी, चंद हसीनों के खतीऊत पांडे बेचन शर्मा उग्र। 35वां प्रश्न है, हिंदी का आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? श्यामा स्वप्न, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद हसीनों के खतूत। तो श्यामा स्वप्न, चंद ठाकुर जगमोहन सिंह। बाकी सबके नाम आपको याद हो गए होंगे। साथियों, प्रैक्टिस कैसी लग रही है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके अन्य साथियों तक भी इसकी पहुंच आसान हो जाती है। 36वां प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम जीवनी परक उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का सर्वप्रथम जीवनी परक उपन्यास किसे माना गया है? एक तारे की आँख, रथ के पहिए, झांसी की रानी, मैं और मैं। तो जीवनी परक की बात है तो झांसी की रानी है, सी विकल्प सही है। वृंदावन लाल वर्मा का है, वही गवि झाम्र टूम। याद रखेंगे तो आपको कहीं पर भी सीरियल से भी लगाने को आ जाएगा, तो आप इसके माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं, प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। 37वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम उपन्यास और उसके प्रस्तोता के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? हिंदी के प्रथम उपन्यास और उसके प्रस्तोता के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? रानी केतकी की कहानी, गोपाल राय, चंद्रकांता, श्री कृष्णलाल, भाग्यवती। ये प्रस्तोता की बात हो रही है, रचनाकार की नहीं। बाकी सब तो सही है, लेकिन रानी केतकी की कहानी को शिव नारायण श्रीवास्तव ने माना है, गोपाल राय ने नहीं माना। शिव नारायण श्रीवास्तव। आप सुन लें, बस इतना काफ़ी है। हो सके तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पाता हूँ। 38वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं, इसमें अंतिम प्रकरण का नाम क्या है? सौदागर की दुकान, सुख की परमावधि। बस यही दो पूछे जाते हैं और ये पहला है और ये 41वां है।
ये 41वां प्रकरण है और ये पहला प्रकरण है, फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है? राजकुमारी, तारा, वीरांगना, सुल्ताना रजिया बेगम। तो वीरांगना वृंदावन लाल वर्मा का है, बाकी सभी किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। स्त्रियों को 40वां प्रश्न है। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ कमाएंगे। यह कथन अपने उपन्यास के संबंध में किस उपन्यासकार ने कहा? ये पंडित गौरी दत्त ने कहा है, देवरानी जेठानी के कहानी के संबंध में। 41वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास कौन नहीं मानता है? देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास कौन नहीं मानता है? तो डॉक्टर नगेन नहीं मानते हैं, बाकी डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं, पुष्पपाल सिंह मानते हैं, उमेश माथुर मानते हैं। 42वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जयराम गुप्त द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे जयराम गुप्त हो या जयराम दास गुप्त हो तो दोनों सही हैं। माया रानी है, कश्मीर पतन है, रंग में भंग है, परंतु वीर मणि नहीं है। ये प्रारब्ध मिश्र का है, हालांकि बहुत फेमस नहीं है प्रारब्ध मिश्र, लेकिन वीर मणि प्रारब्ध मिश्र का उपन्यास है। 43वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना है? निम्नलिखित में से किसने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना है? डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, संतोष गोयल। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना है संतोष गोयल ने। डी विकल्प यहाँ पे सही है। सूरदास नामक प्रसिद्ध उपन्यास के सूरदास नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, अमृत राय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है सूरदास। 45वां प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को श्री नवल किशोर ने तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया उपन्यास माना है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। तांत्रिक साधनाओं की बात हो रही है तो चारुचंद्र लेख हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को घटनाओं का घटाटोप कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को, 4 ही उपन्यास हैं और 4 में से किस एक को घटनाओं का घटाटोप कहा जाता है? तो चारुचंद्र लेख हैं, जो तांत्रिक साधनाओं पर भी लिखा गया है। 2 आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता है। और जब सीरियल की बात आती है तो कल आपको ट्रिक बताई गई है उपन्यास के पहले पेपर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? डायरी शैली में इनका पहला उपन्यास था बाणभट्ट की आत्मकथा। ए विकल्प सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। यही 4 हैं। और चारुचंद्र लेख का तीसरा आधार कि ये कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हुआ था। 49वां प्रश्न है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का मूल मंत्र समाज तपस्या की कसौटी है? मूल मंत्र समाज तपस्या की कसौटी है माना जाता है। तो अनामदास का पोथा है। अनामदास का पोथा अंतिम उपन्यास। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक। बाणभट्ट की आत्मकथा के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये गोपाल राय का कथन है। कथनों को आप डायरेक्ट याद रखिए, इतना समय नहीं है अब परीक्षा में कि आप बार बार वीडियो देखें या बार बार किताब खोलें। हो सके तो स्क्रीनशॉट रखिए और बस उसको याद रखिए। 51वां प्रश्न है, आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है तो गद्य रचना। आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। यह कथन किस विचारक का है? जगदीश कनक, देवराज सिंह, नामवर सिंह, गोपाल राय। ए विकल्प यहाँ पर सही है। 51वां का ए। काव्य में कामायनी और गद्य में बाणभट्ट की आत्मकथा की आपस में तुलना की गई है और ये जगदीश कनक का कथन है। 52वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह, गोपाल राय, गोविंद तिगुड़ायत, देवराज सिंह। नामवर सिंह का ये कथन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? 53वां प्रश्न है, मंजुला, शर्मिष्ठा, देवरात, मंजुला, धूता, बसंत सेना, आर्यक, मृणाल, चंद्रा, श्यामरूप और मदनिका आदि पात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के हैं? देखिए, जब पेपर में आएगा तो इतने 42 तो पात्र नहीं लिखे रहेंगे कि आप न जानते हुए भी जान जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये प्रश्न इस उद्देश्य से बनाया गया है कि आप उनके पात्रों को याद रखें। मंजुला, शर्मिष्ठा, देवरात, फिर से आ गया धूता, बसंत सेना, आर्यक, मृणाल, चंद्रा, श्यामरूप और मदनिका आदि पात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के हैं? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये सभी पात्र पुनर्नवा से हैं और ये पात्र पूछे जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कुल कितने उच्छ्वास हैं? उच्छ्वास क्या है? इसमें अध्यायों के नाम उच्छ्वास रखे गए हैं और बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास हैं। चारुचंद्र लेख उपन्यास कुल कितने प्रकरणों में विभक्त है? चारुचंद्र लेख कुल कितने प्रकरणों में विभक्त है? जैसे चारू है, चारू मान लीजिए किसी का नाम है और उसमें कितने दांत हैं? 32। तो इस तरह से आप याद रखिए कि चारू जिसमें लगा होगा, चारुचंद्र लेख, चारू के कितने दांत? 32। तो प्रकरण कितने होंगे? 32। बस ऐसे याद रखिए, भूलेगा नहीं। डॉक्टर गोपाल राय ने वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास को ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने वृंदावन लाल वर्मा, वही गबी झाम रटूम वाले। जो साथी हमारे आज जुड़े हैं वो इसे नोट कर लें। गढ़कुट्ठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, महारानी दुर्गावती। तो डॉक्टर गोपाल राय ने वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास को ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो झांसी की रानी है। आइए विकल्पों की ओर। तो चौथा विकल्प है गणेश शंकर विद्यार्थी ने 57वां प्रश्न है,
वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास की पांडुलिपि देखकर उन्हें वाल्टर स्कॉट की उपाधि दे दी थी? कचनार, गढ़कुंठार, अमरबेल, भुवन विक्रम। तो गढ़कुंठार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा जी को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। 58वां प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा ने अपने किस उपन्यास में बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के विवशतावश सेवा कार्य करने की समस्या को चित्रित किया है? कचनार, प्रेम की भेंट, टूटे कांटे, देवगढ़ की मुस्कान। तो यहाँ पर सही विकल्प है कचनार। कचनार एक पेड़ होता है जिसमें खूब सारे इस समय फूल हैं। ज़्यादातर उसे पलाश का भी कहा जाता है, और अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जंगल की आग कहा जाता है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। तो कचनार में बहुत सारे फूल इस समय हो रहे हैं। तो कचनार, इससे एक चीज़ लगाइए, नार मतलब नारी, बहुत सारी नारियाँ, बहुत पत्नी, बहुत नारियाँ, विवाह, दासी, व्यवस्थावश, सेवा कार्य। ऐसे करके आप ट्रिक से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो कचनार आपको अगर आ गया तो बिल्कुल बहुपत्नी विवाह से संबंधित है, बहुत नारियों से संबंधित है, आपको याद आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसके आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण के नाम से प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न आज ही शायद आया है, पहली बार आज ही 2 बार आ चुका है। तो ये मुंशी प्रेमचंद के जो शुरुआती उपन्यास थे तो उनका नाम मंगलाचरण के नाम से वो प्रकाशित हुए थे। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी है? गप बाइस्कोप की संज्ञा दी है मनोहर श्याम जोशी ने अपने खुद के उपन्यासों को। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? निम्नलिखित में से किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, शिव प्रसाद सिंह। सही विकल्प है रामविलास शर्मा। इन्होंने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है? तो सही विकल्प है उपेंद्रनाथ अश्क। इन्हें मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है, जिसे लोरिकायन भी कहते हैं? और 4 ही उपन्यास हैं, बार बार क्या नाम लिया जाए तो पुनर्नवा है, जिसमें लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम से जोड़ा गया है। इसे लोरिकायन भी कहते हैं। 64वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? पुनर्जन्म का आधार किसमें बनेगा? जिसमें काया कल्प शरीर फिर से हो जाएगा, काया का कल्प हो जाएगा, वहीं पुनर्जन्म कथा का आधार बनेगा। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है तो हरियौतकृत ठेठ हिंदी का ठाठ। इनका दूसरा उपन्यास है अधखिला फूल। 35 प्रश्न और बचे हैं। साथियों, निवेदन है कि अपना फीडबैक अवश्य दें, कैसी लग रही क्लास, और कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो
लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने सभी उन हिंदी साथियों को शेयर करें जो हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित हैं, अवश्य फायदा होगा। मणिक मुल्ला, जमुना, लिली, सती आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? मणिक मुल्ला, जमुना, लिली, सती आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? सूरज का सातवां घोड़ा, नीला चांद, तमस, मैला आंचल। तो मणिक मुल्ला, जमुना, लिली, सती आदि पात्र सूरज का सातवां घोड़ा से संबंधित हैं। धर्मवीर भारती की ये रचना है। वहीं नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है। कल आपको मैंने बताया भी था, भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है और नीलकंठ कहा जाता है नीला चांद, ऐसे याद रहेगा आपको। 67वां प्रश्न है, गौरा रेखा चंद्रमाधव भुवन, गौरा रेखा चंद्रमाधव भुवन आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? सूरज का सातवां घोड़ा, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, गुनाहों का देवता। नदी के द्वीप आगे का उपन्यास है और इससे संबंधित पात्र हैं गौरा रेखा चंद्रमाधव भुवन। लालचंद असुर, सरनाभाई, शिवदास, ललिता, सोमा, सत्यभामा आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? सूरज का सातवां घोड़ा, नीला चांद, ग्लोबल गांव के देवता, कठगुलाब। तो ये सभी पात्र ग्लोबल गांव के देवता, जो कि रणेंद्र का उपन्यास है, उससे संबंधित हैं। नरेश कलचुरी 69 पे आ गए हैं। नरेश कलचुरी, देववर्मा, चंद्रदेव, कीर्तिवर्मा, कर्णदेव आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? सूरज का सातवां घोड़ा, नीला चांद, तमस, त्यागपत्र। तो ये तो धर्मवीर भारती का है, ये शिव प्रसाद सिंह का है और इसी से ये सभी पात्र संबंधित हैं। नरेश कलचुरी, देववर्मा, चंद्रदेव, कीर्तिवर्मा, कर्णदेव। नीला चांद से संबंधित हैं तमस, भीष्म सायनी, त्यागपत्र, जैनेन्द्र। 70वां प्रश्न है, रामदास, कमला, लक्ष्मी, मंगला देवी, डॉक्टर प्रशांत, बावन दास पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, मैला आंचल, उसी से संबंधित है। इकहत्तरवां प्रश्न है, उर्मिला, तारा, कनक, प्राणनाथ, सोमराज आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? उर्मिला, तारा, कनक, प्राणनाथ, सोमराज आदि पात्र किस उपन्यास से संबंधित हैं? सुनीता, झूठा सच, तमस, त्यागपत्र। तो ये सभी झूठा सच से संबंधित हैं। बी विकल्प सही है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सांप्रदायिकता की कथा वस्तु से संबंधित नहीं है? सांप्रदायिकता की कथा वस्तु से संबंधित नहीं है। काला पादरी, आखिरी कलाम, कितने पाकिस्तान, विसर्जन। विसर्जन की कथा सांप्रदायिकता से संबंधित नहीं है, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। 73वां प्रश्न है, अश्वमेलित विकल्प का चयन कीजिए। चांदनी के खंडहर 42 घंटे की घटना। बिल्कुल ये 42 घंटे की नहीं है और यही सही है। 12 घंटे की घटना। सामर्थ्य और सीमा 1 सप्ताह की घटना है। शहर में घूमता आईना 1 दिन की घटना है। चांदनी के खंडहर शायद 24 घंटे की है, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि शहर में घूमता आईना 1 दिन की घटना है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास थर्ड जेंडर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास थर्ड जेंडर से संबंधित नहीं है? गुलाम मंडी, तीसरी सत्ता, यमदीप, जिंदगी 50-50। गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया का है। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर, यमदीप नीरजा माधव का, वहीं जिंदगी 50-50 भगवंत अनमोल का है। तो थर्ड जेंडर से संबंधित नहीं है तीसरी सत्ता। बी विकल्प सही है।
75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है? हरिया हरकुलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। पत्थर ऊपर पानी, पत्थर ऊपर पानी रविंद्र वर्मा, और यही सही विकल्प है। यह उत्तर आधुनिकता से संबंधित नहीं है। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृद्धावस्था से संबंधित नहीं है? पत्थर ऊपर पानी, ये सभी वृद्धावस्था से संबंधित हैं। उस चिड़िया का नाम, अंतिम अरण्य, जिंदगी 50-50, ये थर्ड जेंडर से संबंधित है, वृद्धावस्था से नहीं। 77वां नंबर प्रश्न है, 77 निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु वृद्धावस्था से संबंधित नहीं है? चार दरवेश, समय सरगम, गिलीगड्डू, एक ब्रेक के बाद की कथा वृद्धावस्था से संबंधित नहीं है। अलका सरावगी का उपन्यास है ये। 78 निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु सूचना क्रांति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु सूचना क्रांति से संबंधित नहीं है? रात का रिपोर्टर, लेकिन दरवाज़ा, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा का है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, सूचना क्रांति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास की कथा वस्तु यौन चेतना से संबंधित नहीं है? मछली मरी हुई, यौन चेतना पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु यौन चेतना से संबंधित नहीं है? मछली मरी हुई, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, जो इतिहास में नहीं है। जो इतिहास में नहीं है, ये यौन चेतना से संबंधित नहीं है। ये आदिवासी शोषण से संबंधित है। जो आदिवासियों का शोषण करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उससे संबंधित है। राकेश कुमार सिंह का है उपन्यास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु आदिवासी विमर्श से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कथा वस्तु आदिवासी विमर्श से संबंधित नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, जहां बांस फूलते हैं, ग्लोबल गांव के देवता, जो इतिहास में नहीं है। तो उग्र जी का है चंद हसीनों के खतूत, जिसकी कथा वस्तु आदिवासी विमर्श पर आधारित नहीं है। जहां बांस फूलते हैं श्री प्रकाश मिश्र का है। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है। वहीं जो इतिहास में नहीं, आदिवासी शोषण पर है, राकेश कुमार सिंह का है। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, एक कस्बे के नोट्स अल्पना मिश्र। देखिए ये दोनों एक हो गए, ये गलत है, वो पहला वाला सही है। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी की रचना है। ये कस्बे, इसके नोट्स, उसके नोट्स ध्यान रखिएगा। पति के नोट्स आए तो महेंद्र भल्ला, पत्नी के नोट्स आए तो ममता कालिया। पुरुष का लिखेगा, महिला के लिखेगी, गलती न हो। प्रदीप सौरभ के लिए किस उपन्यास में बक्सर से दिल्ली आई हुई लड़की बिंदु यादव की दास्तान चित्रित हुई है? प्रदीप सौरभ के किस उपन्यास में बक्सर से दिल्ली आई हुई एक लड़की बिंदु यादव की दास्तान चित्रित हुई है? तीसरी ताली, मुन्नी मोबाइल, देश भीतर देश और सिर्फ तितली। तो मुन्नी मोबाइल इसी से संबंधित है, काफ़ी देर से आ रहा था
और ये खूब पूछा जाता है। एट्टी थ्री है, हाल ही वर्ष 2023 में प्रकाशित अगम बहे दरियाओ नामक उपन्यास के रचनाकार हैं अगम बहे दरियाओ। अखिलेश, शिवमूर्ति, प्रदीप, सौरभ, धीरेन्द्र अस्थाना। अगम बहे दरियाओ शिवमूर्ति का उपन्यास है, बी विकल्प सही है। 84, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित नहीं है? मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा रचित नहीं है। मगहर की सुबह, पंचकन्या, शिगाफ, शाल, मंजिका। मगहर की सुबह वंदना शुक्ला का है, बाकी सभी मनीषा कुलश्रेष्ठ के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नीरजा माधव द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नीरजा माधव द्वारा रचित नहीं है? तेभ्या स्वधा, गेशे जंपा, ईहा मृग, पानी पर लकीर। पानी पर लकीर रत्नेश्वर कुमार सिंह का है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है, उससे बार बार दिमाग में वही आ रहा है। पानी पर लकीर नीरजा माधव का नहीं है, बाकी ये तीनों नीरजा माधव के हैं। ये रत्नेश्वर कुमार सिंह का है। गेशे जंपा की वो पूछी जाती है कि इसकी कथा वस्तु क्या है, तो ये शरणार्थी तिब्बतियों को लेकर है। अगला देखते हैं 86 नंबर। शरणार्थी तिब्बतियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। शरणार्थी तिब्बतियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है गेशे जंपा। अभी बताया मैंने, डी विकल्प सही है यहाँ पे। 87 आ गए हैं। मधु कांकरिया ने अपने किस उपन्यास में आज के युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी के भीषण और घातक परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है? मधु कांकरिया ने अपने किस उपन्यास में आज के युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी के भीषण और घातक परिणामों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है? सेज पर संस्कृत, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, पत्ताखोर। तो यहाँ पर सही विकल्प है पत्ताखोर, डी विकल्प सही है। 88, नक्सलवाद आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया मधु कांकरिया का वह कौन सा उपन्यास है जिसका केंद्रीय पात्र मणि है? नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया मधु कांकरिया का वह कौन सा उपन्यास है जिसका केंद्रीय पात्र मणि है? सेज पर संस्कृत, पत्ताखोर, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे। इसका केंद्रीय पात्र मणि है। नीरजा माधव ने अपने किस उपन्यास में पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं के विस्थापन की त्रासदी का चित्रण किया है? तेभ्या स्वधा, कला मठ, सूखते चिन्हार, गेशे जंपा। सही विकल्प है तेभ्या स्वधा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में एक विधवा अकेली असहाय स्त्री निम्नलिखित में से किस उपन्यास में एक विधवा अकेली असहाय स्त्री जुगनी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है? देखिए, जुगनी है, पात्र है, पूछा जा सकता है, तो वो कौन है? हीरामन हाई स्कूल, ये खबर नहीं, पर्दाबाड़ी, पासवर्ड कमल कुमार का उपन्यास है, पर्दाबाड़ी कुसुम कुमार का।
और ये हीरामन हाई स्कूल की विधवा अकेली असहाय स्त्री जुगनी का जो जीवन संघर्ष का चित्रण है हीरामन हाई स्कूल उपन्यास में है। ये भी कुसुम कुमार का ही है, जैसे ये पर्दाबाड़ी और हीरामन हाई स्कूल। पासवर्ड कमल कुमार का है। 91। संजीव ने अपने किस उपन्यास में छत्रपति साहू जी महाराज की जीवन गाथा को कथा वस्तु बनाया है? संजीव ने अपने किस उपन्यास में छत्रपति साहू जी महाराज की जीवन गाथा को कथा वस्तु बनाया है? फांस, सूत्रधार, प्रत्यंचा, सर्कस। सही विकल्प है प्रत्यंचा। फांस तो किसान आत्महत्या को लेकर लिखा गया है। 92। निम्नलिखित में से संजीव का कौन सा उपन्यास किसान आत्महत्या पर केंद्रित है? तो वो और कोई नहीं है, फांस है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा रचित नहीं है? मिथिलेश्वर की रचना नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम न बाड़ी उपजे माटी कहे कुम्हार से। सुरंग में सुबह जहरवाद। जहरवाद अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। जहरवाद बाकी सभी रचनाएं मिथिलेश्वर की हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, माटी कहे कुम्हार से, सुरंग में सुबह, ये सभी मिथिलेश्वर की रचनाएं हैं। जहरवाद अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। 94। कुसुम अंसल द्वारा रचित कौन सा उपन्यास केवल वृंदावन की विधवाओं के जीवन का आईना ही नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व के अस्मिता की स्थापना का उपन्यास है? कुसुम अंसल द्वारा रचित कौन सा उपन्यास केवल वृंदावन की विधवाओं की जीवन का आईना ही नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व की अस्मिता की स्थापना का उपन्यास है? अपनी अपनी यात्रा, रेखाकृति, तापसी, एक और पंचवटी। तापसी की बात कही गई है। तापसी में वृंदावन की विधवाओं के जीवन का आईना ही नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व की अस्मिता की स्थापना का उपन्यास कहा जाता है। 95। 5 प्रश्न साथियों और बचे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको हमसे जोड़े रखेंगी। अन्यथा मैं कोई भी पोस्ट करूंगा और वो आप तक नहीं पहुंचेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। लास्ट में एक संदेश आपके लिए ज़रूर है। अमरकांत ने अपने किस उपन्यास में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया है? अमरकांत ने अपने किस उपन्यास में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया है? सुन्नर पांडे की पतोहू, सुखजीवी, बीच की दीवार, काले उजाले दिन। तो अगर बीच में दीवार रहेगी तो नायक के, जैसे एक घर है उसमें बीच में दीवार उठ गई है, तो नायक का जो व्यक्तित्व है वो विघटित हो जाएगा, क्योंकि ये बट गया बीच की दीवार। ये अमरकांत का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा रचित नहीं है? पारिजात, जिंदा मुहावरे, कागज की नाव, समय सरगम। समय सरगम कृष्णा सोबती का है, बाकी सभी नासिरा शर्मा के हैं। 97। जगदीश चंद्र के उपन्यासों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जगदीश चंद्र के उपन्यासों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? धरती धरना अपना, नरक कुंड में वास, दलित उपन्यास, बिल्कुल सही है। आधा पुल, टुंडालाट, युद्ध विषयक, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम शहरी जीवन से संबंधित है। वहीं यादों का पहाड़ ग्रामीण जीवन से संबंधित नहीं है, ये बचपन की स्मृतियों पर संस्मरणात्मक उपन्यास है। यादों का पहाड़ नाम ही है यादों का पहाड़।
गिरिराज किशोर ने अपने किस उपन्यास में रोजगार दफ्तर को कथा वस्तु के केंद्र में रखा है? गिरिराज किशोर ने अपने किस उपन्यास में रोजगार दफ्तर की बात हो रही है कि कथा वस्तु के केंद्र में किसे रखा? ढाई घर, चिड़ियाघर, इंद्रसूनि परिशिष्ट। तो यहाँ पर रोजगार दफ्तर को चिड़ियाघर बना दिया गया है। बी विकल्प सही है। नानी अब मान जाओ नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। नानी अब मान जाओ, कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा सोबती, मालती पलूकर, मालती जोशी। एक ही जैसे सारे नाम हैं, कन्फ्यूजन होगा। कृष्णा अग्निहोत्री का है नानी अब मान जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित नहीं है? कठपुतली, दूधगांच, चंद औरतों का शहर, तेरी कसम सतलुज। तो ये सभी देवेंद्र सत्यार्थी के हैं। चंद औरतों का शहर छोड़ के ये शैलेश मटियानी जी का है। आप सभी के लिए यही संदेश है कल वाला। बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस साथियों आप लोग सहयोग बना के रखें। आपसे मेरा निवेदन है कि अभी टीजीटी पीजीटी होते ही हम लोग केबीएस की तैयारी भरपूर करेंगे और बढ़िया अच्छी किताबों से करेंगे जो मूल किताबें हैं, कोई नोट्स नहीं। आप लोग चाहेंगे तो किताबों का पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाएगा। और आपको किताबें भी बताई जाएंगी जिससे आपका केबीएस में सिलेक्शन हो सके। यही सारे प्रश्न आप ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित हैं। अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इसके बाद आपको सिर्फ जो एक्स्ट्रा मैटर है, हाई स्कूल इंटर की जो किताबें हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, सिर्फ वही पढ़नी पड़ेंगी और कुछ नहीं, और आप केबीएस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा जीएस वाला पोर्शन आपको देखना पड़ेगा, तो आप स्वयं देख लीजिएगा। उसके लिए मैं कोई किताब सजेस्ट कर दूंगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बस आप लोगों से निवेदन है कि यदि कोई विसंगति हो गई हो, कोई प्रश्न गलत आपको लग रहा हो तो ज़रूर बताएं टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स में। बस आज के लिए साथियों इतना ही।